जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी को ईडीयू भी एसएनपी चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में लेकर आया हूँ इतिहास एनसीईआरटी कक्षा 6, जिसमें पहला चैप्टर है क्या, कब, कहाँ और कैसे। क्या, कब, कहाँ और कैसे के सभी प्रश्नों के ऊपर हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो भाइयों, आप सभी से आशा है कि इस वीडियो को इन तक जरूर करें, देखिए और साथ में लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिए। तो भाइयों, इसमें करें इतिहास किसे कहते हैं। तो भाइयों, इतिहास किसे कहते हैं, जो एनसीईआरटी का कहते हैं कि पहला अध्याय में यह दिया नहीं हुआ है। तो आपको समझने के लिए हम सबसे पहले इतिहास किसे कहते हैं यह प्रश्न को हम उठाई है। तो इतिहास किसे कहते हैं? इतिहास आधुनिक इतिहासकारों के अनुसार, किसके अनुसार? इतिहास आधुनिक इतिहासकारों के अनुसार अतीत के समक्ष पक्षों के अध्ययन को हम इतिहास कहते हैं। क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। किसके अनुसार? आधुनिक इतिहासकारों के अनुसार। किसके अनुसार? आधुनिक इतिहासकारों के अनुसार अतीत के समक्ष पक्षों के अध्ययन को हम इतिहास कहते हैं। तो भाइयों, अतीत का मतलब क्या होता है? अतीत का मतलब होता है भाइयों पुराना होता है। क्या होता है? पुराना होता है। अतीत का मतलब क्या होता है? पुराना। तो उसके बाद है इतिहास का लेखन। क्या होता है? इतिहास का लेखन। तो इतिहास के लेखन में तो सबसे पहले इतिहास के लेखन की शुरुआत हेरोडोटस ने किया था। कौन किया था? हेरोडोटस ने किया था। कितने ईस्वी में किया था? कितने ईसा पूर्व में किया था? तो भाइयों, वह 5 ईसा पूर्व में सबसे पहले इतिहास का लेखन का शुरुआत किया था। बल्कि हेरोडोटस को इतिहास का जनक और इतिहास का पिता के नाम से भी जाने जाते हैं। तो हेरोडोटस कौन सा पुस्तक लिखा है? तो हेरोडोटस जो हिस्टोरिका नामक पुस्तक को लिखा है। हिस्टोरिका नामक पुस्तक को लिखा है, यानी कि ग्रंथों को लिखा है। तो ग्रंथ भी आ सकता है तो कह देगा। तो भाइयों, हिस्टोरिका नामक ग्रंथ सबसे पहले कौन लिखा था? तो भाइयों, हेरोडोटस ने लिखा था। कौन लिखा था? हेरोडोटस ने लिखा था। तो भाइयों, अगला प्रश्न है कह रहे हैं हजारों साल क्या हुआ, यह कैसे पता लगा? हजारों साल क्या हुआ, यह कैसे पता लगा? तो भाइयों, कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ, आज से 10 दिन क्या हुआ, यह पता हम कैसे लगाते हैं? यह पता अपने टेलीविजन, रेडियो और मोबाइलों फोन से और न्यूज़ और अखबारों से यह क्या कहते हैं, हम पता लगाते हैं। जो भी घटना आजकल हुआ है, कल हुआ है, तो यह घटना हम किससे लगाते हैं? अपने टेलीविजन, अखबार और न्यूज़ से लगाते हैं। तो भाइयों, हजारों साल क्या हुआ, इसको पता हमें पता किससे चलेगा? इसको हमें पता चलेगा इतिहास से। किससे भाइयों चलता है? इतिहास से पता चलेगा। तो भाइयों, हजारों साल क्या हुआ, इसकी पता हम कैसे चलेगा? तो हजारों साल क्या हुआ था, तो इसकी जानकारी हमें इतिहास के से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होते हैं? इतिहास से प्राप्त होती है। हजारों साल, 50,000, 10,000 साल, हजारों साल क्या हुआ, इसको पता हम किससे चलेगा? इतिहास से ही चलेगा। तो भाइयों, अतीत से लेकर वर्तमान तक की जानकारी हमें इतिहास से ही मिलती है। अतीत में क्या, पुराने समय क्या हुआ और अभी क्या हो रहे हैं, आज से 1000 साल पहले क्या हुआ, आज से 100 साल पहले क्या हुआ, आज से 50 साल पहले, आज से 20 साल पहले क्या हुआ, तो यह सभी पता हमें किससे प्राप्त होता है? इतिहास से प्राप्त है भाइयों, इतिहास से प्राप्त होते हैं। तो आप सभी को समझने के लिए, हम समझाने के लिए, हम इतिहास को संपूर्ण रूप से समझाने के लिए यह हम 2 बातें, मूल्य बातें आपके लिए इस वीडियो में हम लेकर आए थे। अब चलेंगे एनसीईआरटी कक्षा 6 की प्रथम अध्याय है, जो क्या, कब, कहाँ और कैसे। उसी के रूप में हम सभी प्रश्नों के ऊपर हम देखने वाले हैं भाइयों। तो और अगला वीडियो देखने के लिए तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिएगा। जो भी इस चैनल पर मैंने नोटिफिकेशन भेजे तो आप तक जरूर पहुँच पाए। तो भाइयों, अगला हम कर रहे हैं 2 का है अध्ययन काल का निर्धारण कैसे करें। अध्ययन काल का निर्धारण कैसे करें? तो भाइयों, भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है। यह सभी को मालूम है, आपको सभी को मालूम होगा। प्राचीन काल, मध्यकाल और प्राचीन काल। प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल भाइयों। यह सभी को पता होगा। प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल सभी को पता होगा। नहीं भाइयों, भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया था, 3 कालखंडों में विभाजित किया गया था, जिसमें पहला था प्रागैतिहासिक इतिहास काल भाइयों। प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक प्रागैतिहासिक था। कौन था? प्रागैतिहासिक था, प्रथम था जो। दूसरा था आद्य ऐतिहासिक। कौन था? आद्य ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक। तो भाइयों, तो तीसरा था भाइयों ऐतिहासिक। ऐतिहासिक भाइयों, ऐतिहासिक था। तीसरा कौन था? ऐतिहासिक। जो जो भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया था ना, जिसमें प्रथम था प्राचीन इतिहास और दूसरा था आद्य इतिहास, तीसरा था ऐतिहासिक। वही ऐतिहासिक जो है तीसरा, वही ऐतिहासिक काल को 3 खंडों में विभाजित किया गया है, जो है
प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल के नाम से हम जाने जाते हैं। वही है इतिहास के अंग। कह देगा इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया है, तो भाई यहाँ पे कंफ्यूजन मत होना। तो इतिहास को 3 कालखंड में विभाजित किया गया है, तो जिसमें प्राचीन काल है, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो भाई सबसे पहले हम समझते हैं प्राचीन इतिहास काल क्या है। प्राचीन इतिहास का अध्ययन जो पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर करता है, कहाँ करता है, पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर करता है, जिसमें साहित्यिक स्रोत उपलब्ध नहीं है, बल्कि लिखित नहीं जानते थे, बल्कि प्राचीन इतिहास काल को पाषाण काल के नाम से भी जाने जाते हैं। यह सभी क्या है इस चैप्टर में नहीं है। आपको मैराथन आपकी क्लास इस वीडियो के तहत आप देने जा रहा हूँ। तो भाइयों इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना न भूलिएगा। तो अगले वीडियो के लिए ऐसी रुचि वाला आपके पढ़ाई के लिए निश्चित रहना चाहिए। तो समझ गए दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और जरूर करना न भूलिए। तो पढ़ा कि इतिहास काल को पाषाण काल के नाम से भी क्या कहते हैं, जाने जाते हैं। पाषाण काल को कितने, आप सभी को पता है पाषाण काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो पाषाण काल को 3 भागों में भी क्या किया, विभाजित किया, जिसमें है पूरा पाषाण काल है, जिसमें पहला दिया हुआ पूरा पाषाण काल। तो भाइयों जिसमें पहला दिया हुआ पूरा पाषाण काल, हम पाषाण काल की ओर चलते हैं भाइयों। पाषाण काल कौन, पाषाण काल पाषाण काल का कौन सा आधार है, प्रागैर इतिहासकार के आधार है। प्रागैर इतिहासकाल को पाषाण काल के नाम से भी जाने जाते हैं। तो पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है, अभी हम बताए जस्ट। जिसमें पहला है पूरा पाषाण काल, जिसमें है पूरा पाषाण काल और दूसरा है मध्य पाषाण काल, कौन है, मध्य पाषाण काल, और तीसरा है कौन, नव पाषाण काल, जिसमें मनुष्य ने पहियों और आग का संपूर्ण रूप से उपयोग करना सीख लिया था भाइयों, और पशुओं का भी पालन करना सीख लिया था नव पाषाण काल में। तीसरा क्या, नव पाषाण काल, क्या है, नव पाषाण काल। तो भाइयों आप सभी लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो भाइयों अगले वीडियो के लिए आप लोगों को यही आशा है कि हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल कर देना। क्या, ऑल कर देना, इसलिए ऑल कर देना कि हम इस चैनल पे जो अगले हम चैप्टर के क्लास लेंगे, तो जो भी इस चैनल पर हम नोटिफिकेशन भेजे तो आप तक जरूर पहुंच पाए। तो भाई आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। तो दूसरा था आदि इतिहास काल। तो आदि इतिहास काल था जो मगर आदि इतिहास काल में जो पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत पर निर्भर था, दोनों था, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत दोनों था, बल्कि साहित्यिक स्रोत था, बल्कि वह लिखित का ज्ञान नहीं था, जिसको हम सिंधु घाटी लिपि के नाम से भी जानते हैं। आदि इतिहास काल का अध्ययन जो पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोतों पर निर्भर रहता है, बल्कि साहित्यिक स्रोतों जो कि लिखित को पढ़ा नहीं जा सकता, क्या पढ़ा नहीं जा सकता है। जैसे सिंधु घाटी की लिपि, इसको पढ़ा जाता है नहीं, उसको हम पुरातात्विक विधि द्वारा क्या करते हैं, पता लगाते हैं। पता लगाया गया है कि नहीं। हाँ, तो आदि इतिहास काल में भाइयों तो पूछने वाला है, कभी पूछ सकता है एग्जाम में। तो भाइयों आदि इतिहास काल के अंदर कितने वेद है, कितने सभ्यता, वे कितने सभ्यता है भाइयों। आदि इतिहास काल के अंदर 2 सभ्यता है, जिसको हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं, और दूसरा वैदिक सभ्यता। भाइयों आप सभी को मजा आ गया होगा। पहला है क्या, वैदिक सभ्यता, और दूसरा है सिंधु घाटी सभ्यता। ये दोनों सभ्यता को कौन नहीं जानते। तो भाइयों आप लोग सभी लोग जानते होंगे, वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता कौन नहीं जानते, सभी जानते हैं। तो वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता किसकी भाग है, जो आदि इतिहास काल के भाग है। तो भाइयों यह इतना आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो भाइयों तीसरा है इतिहास काल।
तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल को जो 3 भागों में विभाजित किया गया था, कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित किया इतिहास काल। कौन सा काल? इतिहास काल। तो ये लिख दिया तो समझ में आ गए होंगे। तो इतिहास काल जिसमें पहला तब आयु हम सभी जानते हैं, पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें पहला है प्राचीन काल। क्या है? प्राचीन काल। दूसरा है मध्यकाल, और तीसरा है आधुनिक काल। आधुनिक काल, ये सभी काल तो आप लोग हम पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो भाइयों इतना सब आपको समझ में आ गए होंगे। तो आपसे यही आशा है कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो ऐसे ऐसे रुचि वीडियो आप तक जरूर पहुँचे। भैया तो चलते हजारों साल क्या हुआ तो यह पता चल गया होगा। तो इतिहास का काल निर्धारण, यही है काल निर्धारण। ये तो वही है। भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया है। तो यही है NCERT कक्षा 6, जिसमें पढ़ा दिया है क्या, कब, कहाँ और कैसे, यही दिया हुआ है 3 कालखंड। जो हम अगला 3 बताए आगे तो वह नहीं है, इस सब ये भी नहीं है। आपको ज्ञान के लिए हम सभी क्या क्या बता दिए, ठीक है। तो भारतीय इतिहास को 3 कालखंड में विभाजित किया, जिसमें पहला है प्राचीन काल, दूसरा है मध्यकाल, तीसरा है आधुनिक काल। तो भाइयों प्राचीन काल का समय है जो 6000 BC और 712 AD। मध्यकाल का समय है 712 AD टू 1757 AD। तो BC का मतलब क्या होता है भाइयों? BC का मतलब है बिफोर कॉड होता था भाइयों। तो एडी इसका मतलब होता है ईसा पूर्व। BC का मतलब क्या होता है? ईसा पूर्व, समझ गए। तो एडी का मतलब ईस्वी होता है, समझ गए ना। तो प्राचीन काल का समय कितना दिया है? 6000 BC टू 712 AD। तो भाइयों मध्यकाल का समय काल है 712 AD टू 1757 है, 1757 AD है। तो भाइयों आधुनिक काल का समय काल है 1757 AD टू 1947 को रखा गया है। तो भाई तो आप लोगों को समझ में आ गई होंगे। तो जिसमें है प्राचीन काल, तो प्राचीन काल के आरंभ से लेकर 7वीं सदी जो 712 AD तक को हम प्राचीन काल कहते हैं। प्राचीन काल किसे कहते हैं? यह सभी नहीं है। प्राचीन काल के आरंभ से लेकर 7वीं सदी जो 1712 AD तक को क्या कहते हैं? प्राचीन काल कहते हैं। तो उसके बाद है तो इसी काल में, प्राचीन काल में मानव आग तथा पहियों का प्रयोग करना सीख लिया था। प्राचीन काल के नवपाषाण काल समझ में आ गए होंगे ना दोस्तों। नवपाषाण काल में ही क्या क्या था? जो आग का प्रयोग करना सीख लिया था, आग और पहियों का। तो भाइयों हम देखते हैं और अगला देखते हैं। अगला कहते हैं इसी काल में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सुसंगठित राज्यों का निर्माण हुआ था। प्राचीन काल में ही 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सुसंगठित राज्यों का निर्माण हुआ था। तो आगे चलकर 6ठी शताब्दी ईस्वी तक आते आते यह साम्राज्य का, यह राज्यों का विघटन होने लगा, अलग अलग टुकड़ों में टूटने लगा, यह क्या समाप्त हो गया। तो अगला हम कह रहे हैं भाइयों, तब मानव जाति इतिहास को हम कैसे जानते हैं? मानव जाति इतिहास का जानकारी हमें कई स्रोतों से मिलते हैं। इससे मिलते हैं, कई स्रोतों से मिलते हैं भाइयों। तो जिसमें पांडुलिपियां है, अभिलेख है, पुरातात्विक के अंतर्गत है पुराने समय की चित्र और मूर्ति और वस्तुएं, जो उससे ही हमें प्राप्त होते हैं मानव जाति का इतिहास। आज से अतीत में मानव जाति का रहन सहन कैसे था, वो कौन सा खाना खाते थे, उसका कपड़ा पोशाक कैसे थे, वो किस प्रकार के पोशाक अपने अंदर पहनते थे, उससे गुजारा करते थे। यही इस चीज से हम पता करते हैं मानव जाति का इतिहास। तो भाइयों जिसमें पहला स्रोत है पांडुलिपिया। क्या है? पांडुलिपिया। तो यह एक ऐसा स्रोत है जो हाथ से लिखी जाने की वजह से हाथ से लिखी जाती थी। यह कौन सा पुस्तक है? हाथ से लिखी जाने वाली पुस्तक है। तो जिसमें कह रहा है जो अतीत में हाथों से लिखा गया पुस्तक है, यही है ना। जो अतीत में हाथों से लिखा गया क्या है? पुस्तक है, जिसमें राजाओं एवं आम लोगों का जीवन, धार्मिक विचार और मान्यता औषधियों किसको कहते हैं? जो जड़ी बूटी की दवाई देते हैं आजकल, आप लोग समझ, जड़ी बूटी
जो दे रहे हैं उसको औषधियों कहा जाता है, आयुर्वेदिक दवा देते हैं। आयुर्वेदिक दवा कौन, आयुर्वेदिक दवा देने वालों को क्या कहा जाता है, औषधियों कहा जाता है। और तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों में जानकारी मिलती है इसे पांडुलिपिया से। तो भाइयों आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। बल्कि बता रहे हैं, बल्कि यह तारपत्रों तथा भोजपत्रों पे लिखा जाता था। पांडुलिपियां कहाँ लिखा जाते थे, कहाँ लिखते थे, यह तारपत्रों और भोजपत्रों पे लिखा जाता था पांडुलिपियां भाइयों। तो भाइयों आप सभी को अच्छा तरीका से समझ में आते होंगे। तो भाइयों आप सभी से इतना ही आशा है कि इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। तो हम अगला अध्याय के लिए, अगला चैप्टर का जब भी हम इस चैनल पर हम अपलोड करें वीडियो, तो आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। तो भाइयों दूसरा है अभिलेख। अभिलेख के बारे में तो हम पहले ही पता कर दिया है, जिसमें दूसरा स्रोत है अभिलेख। हमें अतीत का जानकारी अभिलेख से भी मिलता है, हमें अतीत का जानकारी पांडुलिपिया से भी मिले और अभिलेख से भी मिलते हैं। तो अर्थात अभिलेख पत्थरों तथा धातुओं पर नुकीले औजारों से उत्कीर्ण है, उत्कीर्ण मतलब लिखा जाना, उत्कीर्ण किया जाता था, उत्कीर्ण किया जाता था। तो इसमें राजा तथा अन्य महत्वपूर्ण स्रोतों, अन्य महत्वपूर्ण लोगों का आदेश और उपलब्धियां का वर्णन किया गया। किसमें, अभिलेख में। राजा तथा अन्य महत्वपूर्ण लोगों का आदेश का, उपलब्धियां का वर्णन किया गया है अभिलेख में। समझ में आ गई होंगे क्या क्या है। तो अगला है, तो भैया इसकी अतिरिक्त हमें अतीत की जानकारी, अभिलेख और पांडुलिपिया के अतिरिक्त हमें अतीत की जानकारी कई स्रोतों से मिलते हैं। जैसे हम करें औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण, मूर्ति, चित्रा और सिक्का आदि से प्राप्त होती है। अर्थात ये सभी वस्तुएं पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। अर्थात ये सभी वस्तुएं किसके अंतर्गत है, पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन, हथियार, औजार, बर्तन, आभूषण, मूर्ति कला और चित्रा, सिक्का, ये सभी किससे, जो पुरातात्विक के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, पुरातात्विक के अंतर्गत आते हैं। पुरातात्विक वस्तुओं को अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, पुरातात्विक कहते हैं, पुरातात्विद कहते हैं, क्या कहते हैं, पुरातात्विद कहते हैं, कहलाते हैं। भाइयों आप सभी को समझ में आते होंगे। तो पुरातात्विद किसे कहते हैं, किसको कहते हैं, जो पुरातात्विक वस्तुओं को अध्ययन करने वाले, उसके जानकारी देने वाले, उससे जानकारी प्राप्त करने वालों को पुरातात्विद कहलाते हैं। तो आगे है, अगला है, तो भाइयों आगे कर रहे हैं। खुदाई में मिली वस्तुओं के समय का निर्धारण कार्बन विधि या कार्बन 14 पद्धति द्वारा करते हैं। खुदाई में मिली वस्तुओं का समय का निर्धारण किसके द्वारा करते हैं, कार्बन 14 विधि, कार्बन 14 पद्धति है, कार्बन विधि द्वारा क्या करते हैं। तो इस बाद रेडियो कार्बन विधि, यह है रेडियो कार्बन विधि, इसके बारे में समझते हैं। सभी वस्तुओं में एक प्रकार का रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं। तो सभी को मालूम है, सभी वस्तुओं में एक ही प्रकार के क्या होता है, रेडियोधर्मी पदार्थ होता है, जिससे हम कार्बन 14 कहलाते हैं, जिससे हम कार्बन 14 कहते हैं। रेडियोधर्मी के बारे में बता रहे हैं इसमें भी। तो यह वे पदार्थ होते हैं जिसमें से निश्चित दर में, क्या, निश्चित दर में छोटे छोटे कण निकालते हैं, क्या करते हैं, छोटे छोटे कण निकालते हैं। और जब मनुष्य, पशु या पौधा जिंदा होते हैं, तब वह जिस मात्रा में वायुमंडल से कार्बन 14 लेते हैं, उसी मात्रा में रेडियोधर्मी के कारण उसे क्या कहते हैं, खो देते हैं। क्या करते हैं, धर्मी के कारण उसे खो देते हैं। भाइयों तो आप लोगों को समझ में आएगा। उसके बाद कर है, जो कोई मर जाता है, जब कोई वस्तु मर जाता है, कोई लोग मर जाते हैं, कोई मनुष्य मर जाता है, तब वायुमंडल से कोई कार्बन 14 नहीं लेता। क्या करता है, नहीं लेता। जब तक जिंदा रहता है, जब तक कोई वस्तु जिंदा रहता है, तभी तक वो क्या होता है, वायुमंडल से कार्बन 14 लेते हैं। बल्कि मरने के बाद वो क्या करता है, वह नहीं लेता है, कार्बन 14 नहीं लेता है। तो और वह इसे एक निश्चित दर पर खोता रहता है। क्या करता है, खोता रहता है। मरने के बाद वह निश्चित दर पर क्या करता है, खोता रहता है। तब भौतिक शास्त्री इसी निश्चित कार्बन 14 की मात्रा का प्राप्त कर इसे निश्चित आयु का पता करते हैं, निश्चित आयु का पता करते हैं, इसका अध्ययन करके भौतिक शास्त्री।
समझ में आ गई होंगी। तो अब इसका बाद है तिथि का निर्धारण का काम। तिथि का निर्धारण का काम कौन करता है? तिथि के निर्धारण का काम भौतिक शास्त्री कौन करता है? भौतिक शास्त्री कौन करता है? भौतिक शास्त्री। आपके प्रश्न में आ जाएगा तो कह देगा तिथि के निर्धारण कौन करते हैं भाई? तिथि के निर्धारण भौतिक शास्त्री करते हैं। कौन करते हैं? भौतिक शास्त्री। तिथि की गणना, उसके बाद है तिथि का गणना। तिथि का गणना, तो प्राचीन काल में हमारे देश में तिथि की गणना विक्रम संवत और शक संवत के आधार पर होती थी। तो भाइयों कह देगा प्राचीन काल में भारत देश में तिथि गणना किसके आधार पर होती थी? जो है विक्रम संवत शक संवत के आधार पर होती थी। उसके बाद है पूरे विश्व में तिथि की गणना मुख्यतः ईसा धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्मदिन की तिथियों से की जाती है। पूरे विश्व में तिथि की गणना प्राचीन काल में मुख्यतः किसके आधार पर की जाती है? ईसा धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्मदिन के आधार पर की जाती है। इसमें ईसा मसीह की जीवन इसमें ईसा मसीह की जीवन का शून्य वर्ष माना जाता है। ईसा मसीह के जीवन का शून्य वर्ष मानते हैं। तो अगला है आगे है, तो आगे हम करें इसको ग्राफ के अनुसार समझाया गया है। तो कह देगा ये मान को चुन क्या शून्य वर्ष है? किसका? ईसा मसीह का शून्य वर्ष माना है। तो ईसा मसीह के पहले मान को चलो 1500 BC 100 BC उल्टा है। देखो ईसा पूर्व, BC का मतलब समझ में आ गया। BC का मतलब होता है ईसा पूर्व। ईसा पूर्व क्या होता है? ईसा पूर्व होता है। ईसा पूर्व होता है। BC का मतलब ईसा पूर्व। BC का मतलब होता है ईसा पूर्व। तो बताइए, तो ईसा मसीह के जीवन का शून्य वर्ष माना जाता है। ईसा मसीह का जीवन का शून्य वर्ष माना जाता है। शून्य वर्ष ये मान लिए। तो ईसा मसीह के जीवन के पहले वहाँ 1000 है, 1000 BC। दूसरा है 500 BC। तीसरा है 100 BC। तो 500 BC 1000 BC कम हुआ। क्या हुआ? कम हुआ। और 500 BC क्या हुआ? ज़्यादा हुआ। और 100 BC क्या हुआ? कम हुआ। क्या हुआ? वो से ज़्यादा हुआ। क्या हुआ? वो से ज़्यादा। मतलब 100 ईसा पूर्व, 100 ईसा पूर्व, 100 ईसा पूर्व यह क्या हुआ? ज़्यादा हुआ। इसमें कम कौन हुआ? 1000 ईसा पूर्व। तो वही है ईसा मसीह के जीवन के पहले, जीवन के जन्मदिन के पहले, ईसा मसीह के जन्मदिन के पहले को ईसा पूर्व कहता है। और जन्मदिन के बाद का ईसवी कहते हैं। क्या कहते हैं? ईसवी कहते हैं। तो भाई जन्मदिन के बाद 100 लेकर 1947, 100, 200, 300, 400, 500, उसी तरह 1947 AD तक को हम आज क्या कहते हैं? ईसवी कहते हैं। क्या कहते हैं? ईसवी। जन्मदिन के पहले को ईसा पूर्व क्या कहते हैं? ईसा पूर्व। आज इसी तरह से आप लोगों को समझ में आ गए होंगे ईसा पूर्व किसको कहते हैं। ईसा मसीह के जन्मदिन के पहले वाले को ईसा पूर्व और बाद वाले को ईसवी कहते हैं। तो समझ में आ गए होंगे। तो आगे चलते हैं। आगे है भौगोलिक पृष्ठभूमि। क्या है? भौगोलिक पृष्ठभूमि। तो भाई भौगोलिक पृष्ठभूमि के अंदर हम आते हैं। तो भौगोलिक पृष्ठभूमि, तो भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत को मुख्यतः 4 भागों में, कितने? 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। जिसमें पहला है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। क्या है? उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश में क्या क्या आता है जिसको हम देखते हैं। जिसमें यह तराई की जंगल से, किसके? तराई की जंगलों से प्रारंभ होकर, कहाँ से? तराई की जंगलों से प्रारंभ होकर हिमालय की शिखर तक फैली हुई है। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं? तराई की जंगलों से प्रारंभ होकर, कहाँ से प्रारंभ होंगे? तराई की जंगलों से प्रारंभ होकर हिमालय के शिखर तक क्या फैले हुए। इसमें कौन क्या क्या आता है? इसमें कश्मीर, कांगड़ा, कुमायूं तथा सिक्किम के प्रदेश सम्मिलित है। सिक्किम के प्रदेश सम्मिलित है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश में। तो आगे है दूसरा क्या है? उत्तर का मैदान। दूसरा क्या है? उत्तर का मैदान। इसमें कह रहे हैं यह अपनी उपजाऊ भूमि और अधिक पैदावार के लिए, यह अधिक उपजाऊ भूमि और अधिक पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। दक्षिण का उत्तर मैदान,
दक्षिण का मैदान यह अपनी उपजाऊ भूमि और अधिक पैदावार के लिए क्या प्रसिद्ध है। इसमें कौन है, उत्तर दक्षिण मैदान में, क्या दक्षिणी मैदान में, तो दक्षिणी मैदान में उत्तरी मैदान में इसमें सिंधु गंगा और यमुना और उसकी सहायक नदी से सिंचाई का काम होता है। तो यह देश का सर्वाधिक उपजाऊ वाला क्या क्षेत्र है, देश का सर्वाधिक उपजाऊ वाला क्षेत्र कौन सा है, दक्षिण का मैदान। भाइयों आप सभी को समझ में आ गए होंगे। तो अगला है दक्षिण के पठार, क्या है, दक्षिण के पठार, उत्तर का पठार, तो उससे पहले उत्तर का पठार तो क्या था, उत्तर का पठार। तो दक्षिण के पठार, तो इसके अंतर्गत उत्तर में नर्मदा एवं ताप्ती नदी बहती है, क्या पता है, इसके अंतर्गत उत्तर में नर्मदा एवं ताप्ती नदी बहती है। इस भाग में विंध्य पर्वत, कौन सा पर्वत, विंध्य पर्वत तथा सतपुरा की पहाड़ी सम्मिलित है आते हैं, जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से क्या करते हैं, पृथक करते हैं, जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से क्या करते हैं, पृथक करते हैं। पृथक माना होता है अलग करना, क्या होता है, अलग कराना, अलग कराना, पृथक मतलब अलग कराना। तो अगला है सुदूर दक्षिण का मैदान, क्या है, सुदूर दक्षिण का मैदान। सुदूर का दक्षिण का मैदान में कौन है, तो इसमें गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी की उपजाऊ डेल्टा वाले प्रदेश मिले हैं। सुदूर दक्षिण के मैदान में गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी की उपजाऊ डेल्टा वाले मैदान मिले हैं और खैबर, बोलन एवं गोमल दर्रा के माध्यम से भारत का संपर्क अफगानिस्तान तथा ईरान से बना रहता था। तो सुदूर के दक्षिण के मैदान में खैबर, बोलन एवं गोमल दर्रा के माध्यम से भारत का संपर्क अफगानिस्तान तथा ईरान से बना रहता था। इससे बना रहता था, अफगानिस्तान और ईरान से बना रहता था। कौन दर्रे से, खैबर, बोलन एवं गोमल दर्रे के माध्यम से। तो अगला है, आगे है तो कर है भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में ही मेहरगढ़ जैसे स्थान है। कहाँ है मेहरगढ़ स्थान, कहाँ है, भारतीय उपमहाद्वीप उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, कहाँ है, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में ही मेहरगढ़ जैसे स्थान है, जहाँ लगभग 6000 ईसा पूर्व में लोगों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया था। इसी क्षेत्र में सिंधु और उसकी सहायक नदी बहती है, विंध्य पर्वत के क्षेत्र में। तो विंध्य पर्वत कहाँ है, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर और पश्चिम क्षेत्र में, कहाँ, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में। उसके बाद है भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पूर्व में गारो, खासी, जयंतिया, मिसमी और नागा की पहाड़ी है। भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्व में कौन कौन सा पहाड़ी है, गारो की पहाड़ी, खासी की पहाड़ी, जयंतिया और मिसमी और नागा की पहाड़ी सम्मिलित है। भाइयों भारतीय उपमहाद्वीप के बीच विंध्य पर्वत विभाजक रेखा है। भारतीय उपमहाद्वीप के बीच कौन सा पर्वत विभाजक रेखा है, विंध्य पर्वत। कौन सा पर्वत विभाजक रेखा, विंध्य पर्वत। विंध्य पर्वत के दक्षिण में ब्राह्मगिरी स्थल पर, विंध्य पर्वत के दक्षिण में ब्राह्मगिरी स्थल पर लगभग 3000 साल पहले लोगों ने महापाषाणी संस्कृति का निर्माण किया था। कौन सा संस्कृति का निर्माण किया था, महापाषाण संस्कृति का निर्माण किया था। और महापाषाण संस्कृति में मृतकों को दफना कर उसके चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर गाड़ दिया जाता था। कौन सा संस्कृति में, महापाषाणी संस्कृति में जो मृतकों को जो मरते थे उसको चारों तरफ से क्या कहते हैं, बड़े बड़े पत्थरों का घेर दिया जाता था। तो अगला है आगे कौन है, यह सभी क्वेश्चन में पूछा जाता है, वही सवाल है आप लोगों के लिए, समझ में आते होंगे। हाँ, तो अब विंध्य पर्वत जो विंध्य पहाड़ियों के उत्तर में विंध्य पहाड़ी के उत्तर में स्थित कोल्डी हवा एवं चपनी मांडू ऐसे स्थल है। विंध्य पहाड़ियों के उत्तर में स्थित कोल्डी हवा एवं चपनी मांडू जैसे स्थल है, जहाँ सबसे पहले चावल धान उपजाया जाता था। सबसे पहले धान चावल कहाँ उपजाए जाते थे,
कोल्डिहावा एवं चपनी मांडो स्थलों में। समझ में आते होंगे, आ गई होंगे। तो भाइयों तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिए। तो भाई अगला है, आगे हम बता रहे हैं उत्तर भारत में बहने वाली नदी गंगा के दक्षिण का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। भाइयों ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर भारत में बहने वाली गंगा नदी दक्षिण के क्षेत्र में प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? मगध के नाम से जाना जाता था। तो दूसरा देश का नाम क्या है? देश का नाम आगे है। देश का नाम है हम अपने देश में रहते। कहाँ रहते हैं? हम अपने देश में प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नाम का प्रयोग करते हैं। हम अपने देश के लिए प्रायः किस नाम से प्रयोग करते हैं? इंडिया तथा भारत जैसे नाम का प्रयोग करते हैं कि नहीं? करते हैं। प्रायः हम अपने देश के लिए प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नाम का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द जो इंडस से निकाला है, कहाँ से निकाला है? इंडस से निकाला है। इंडिया शब्द कहाँ से निकाला है भाइयों? इंडिया शब्द इंडस से लिखा है, जिसे संस्कृत में संस्कृत कहते, जिससे संस्कृत में सिंधु कहते। क्या कहता है? इंडस को संस्कृत में सिंधु कहते। क्या कहते हैं? इंडस को संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंडस को संस्कृत में क्या कहता है? सिंधु कहते। क्या कहता है? सिंधु कहते भाई। तो इसके बाद है लगभग 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम की ओर से, कहाँ से? उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाली ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस कहा तथा इसी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा था। क्या कहता? इंडिया कहा था। लगभग 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाली ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस कहा तथा इसी नदी के पूर्व में, क्या? इसी नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा था, जिसको फारसी शब्द में हिंदी एवं हिंदुस्तान जैसे नाम का उत्पत्ति का कारण था। क्या था? उत्पत्ति का कारण था। तो भाइयों सभी को समझ में आते होंगे। तो उसके बाद है भारत का नाम भरत नामक मानव समूह के नाम पर पड़ा है। किसके नाम के समूह पड़ा है? भरत नामक समूह के नाम पर पड़ा है भारत का नाम, जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में रहते थे। कहाँ रहते थे? उत्तर पश्चिम क्षेत्र में रहते थे। इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है, लगभग 1500 ईसा पूर्व। लगभग कब? 1500 ईसा पूर्व में। कब? 1500 ईसा पूर्व में। तो भाइयों आप लोगों के लिए इतना ही था इस प्रथम चैप्टर में, पहला चैप्टर में। तो आपके लिए अगले चैप्टर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो इस चैप्टर को हम ऑब्जेक्टिव लेक्चर बना देंगे। ऑब्जेक्टिव रूप से हम अगला वीडियो बना करके इस चैनल पे अपलोड कर देंगे। तो भाइयों आप सभी इस चैनल का लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ में बेल आइकन को दबाना न भूलिए। तो ऑल द